नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी हालिया खबरों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जो भारत के अलग-अलग कोनों से आई हैं, लेकिन उनमें एक बेहद चिंताजनक तार जुड़ता दिखता है। हम बात कर रहे हैं शादी के नाम पर लड़कियों की तस्करी की, मतलब जिसे अब ब्राइड ट्रैफिकिंग कहा जाने लगा है। हमारे सामने दैनिक जागरण, अमर उजाला, सनमार्ग नेटवर्क, UNI, पत्रिका.com, ओडिशा TV.in और दैनिक भास्कर, हाँ, इन जैसे प्रकाशनों की रिपोर्ट्स हैं। ये जुलाई और अगस्त 2025 की घटनाओं पर रोशनी डालती हैं। हमारा मकसद है, मतलब इन खबरों के जरिए, ये समझना कि ये समस्या असल में कैसे काम कर रही है, इसका दायरा कितना बड़ा है और इसके पीछे की मानवीय त्रासदी क्या है। तो चलिए इन मामलों को एक-एक कर समझते हैं। पहली खबर लेते हैं गोरखपुर से। 13 जुलाई दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। यहाँ एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो गरीब लड़कियों को अच्छी शादी और नौकरी, हाँ, ऐसा झांसा देकर राजस्थान में बेच रहा था। कम से कम 3 लड़कियों की खरीद फरोख्त की पुष्टि हुई है इसमें। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बागचंद प्रजापति, सरवनपुरी, सन्नी और उसकी पत्नी राधा। ये राजस्थान और आगरा से हैं, लेकिन 4 और लोग फरार हैं अभी भी। सरिता, राहुल खान, देवा गुर्जर और श्यामलाल। और सबसे दहलाने वाली बात, एक 15 साल की नाबालिग लड़की को 1,80,000 रुपए में बेचा गया था। वो किसी तरह बचकर गोरखपुर वापस आ पाई। ये मामला तो शुरू होते ही कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पहली बात तो ये कि ये कोई अकेली छुटपुट घटना नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं। जिस तरह से अलग अलग जगहों के लोग शामिल हैं, गोरखपुर, राजस्थान, आगरा, दिल्ली, ये एक संगठित, मतलब एक इंटरस्टेट नेटवर्क की तरफ साफ इशारा है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात, निशाना कौन बन रहा है? गरीब परिवार। उनकी लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है साफ तौर पर। और कीमत भी देखिए, 1,80,000। हाँ, वही मैं कह रही थी, 1.8 लाख। ये दिखाता है कि इसमें अच्छा खासा पैसा शामिल है। और रिपोर्ट में ब्राइड ट्रैफिकिंग शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है, जो इसे एक गंभीर अपराध के तौर पर दिखाता है। बिल्कुल। और ये पायजान सिर्फ गोरखपुर तक ही सीमित नहीं है। अब देवरिया की घटना देखिए। 26 जुलाई अमर उजाला की रिपोर्ट। यहां तरीका थोड़ा अलग था। यहां मंदिरों में शादियां करवाई जा रही थीं। राजस्थान और हरियाणा से युवक आते थे और स्थानीय लड़कियों से शादी करते थे। लेकिन बाद में इन लड़कियों ने साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि ये बेमेल शादी है। अच्छा, मतलब शादी के बाद इनकार कर दिया। हाँ, असल में कहानी ये थी कि इसमें बिचौलिए थे। वो हरियाणा और राजस्थान वालों से मोटी रकम ले रहे थे और यहाँ गरीब परिवारों को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर लड़कियों का सौदा कर रहे थे। तो जब लड़कियों ने इनकार किया तो हंगामा हुआ, पुलिस आई, 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन एक महिला, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो सारे जेवरात लेकर फरार हो गई। तो ये मामला दिखाता है कि कैसे शादी जैसी पवित्र रस्म को पूरी तरह से एक व्यापार बना दिया गया है। बिल्कुल। और इसमें धर्मस्थल का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो और भी संगीन बात है। हाँ, मंदिरों में। और ये जो मास्टरमाइंड महिला फरार हुई, हाँ। अगर वो पकड़ी जाती तो शायद इस नेटवर्क की और परतें खुल सकती थी। सही कहा। एक और बात गौर करने वाली है यहाँ। आपने बताया कि शुरुआत में लिखित शिकायत नहीं थी। हाँ, रिपोर्ट में यही लिखा है। तो इससे पुलिस को जांच में दिक्कत आई होगी। ये दिखाता है कि कई बार सामाजिक दबाव या डर लोग सामने नहीं आते। हाँ, ये भी एक पहलू है। और जब स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं करती, यह मामला ज्यादा पेचीदा हो जाता है। तब क्या होता है? आसनसोल, पश्चिम बंगाल की एक खबर देखिए। सनमार्ग नेटवर्क, 10 अगस्त। यहां मामला इतना गंभीर हो गया कि CBI को दखल देना पड़ा। CBI? अच्छा। गिरफ्तार किया। आरोप है कि एक पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। सिंडिकेट? हाँ, गरीब लड़कियों को शादी के बहाने बेचता था ये सिंडिकेट। और एक पुराना मामला भी जुड़ा है इससे। 2024 में इन्होंने एक लड़की की शादी बर्दवान में कराई और फिर उसे बेच दिया। अरे बाप रे। वो लड़की किसी तरह भागकर रायना थाने पहुंची, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर बात नहीं बनी तो मामला कलकत्ता हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने फिर जांच CBI को सौंपी। CBI का आना अपने आप में बड़ी बात है। ये अक्सर तभी होता है जब अपराध का जाल कई राज्यों में फैला हो या फिर स्थानीय जांच पर सवाल उठ रहे हो। इस मामले में सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल ही संगठित अपराध की पुष्टि कर रहा है और 2024 के मामले का जुड़ना दिखाता है कि ये नेटवर्क शायद लंबे समय से सक्रिय था। और ये जो रायना अपहरण कांड का जिक्र है, हाँ, वो ये इशारा कर रहा है कि CBI शायद कई मामलों को एक साथ जोड़कर देख रही होगी। जांच का दायरा बड़ा हो सकता है। यह एक और पहलू सामने आ रहा है।
स्थानीय लोगों का गुस्सा और डर। रिपोर्ट में जिक्र है कि रेल पार के कुछ इलाकों में, जैसे बालू मैदान, मखू मोहल्ला, हाजी नगर, यहाँ ड्रग्स और लड़कियों की तस्करी बढ़ने से लोग बहुत परेशान हैं। ये तो स्वाभाविक है। और एक नूरजहां खातून नाम की लड़की का जिक्र है जो 9 साल से लापता है। 9 साल से? हाँ, और शक है कि उसे भी इसी सिंडिकेट ने बेचा होगा। 9 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। बिल्कुल। ये लापता होने की लंबी अवधि और स्थानीय समुदाय की चिंताएं ये समस्या की गहराई दिखाती हैं। ये सिर्फ कुछ हालिया घटनाओं की बात नहीं है, बल्कि एक पुरानी और शायद गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या हो सकती है। सही। और जब समुदाय में डर होता है तो लोग जानकारी देने से कतराते हैं। इससे जांच और मुश्किल हो जाती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब जरा राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। 18 अगस्त की यूएनआई की खबर है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिस पर 100 से ज्यादा लड़कियों बेचने का आरोप है। क्या 100 से ज्यादा? हाँ, सनसनीखेज आरोप है ये, और इनमें ज्यादातर लड़कियां उड़ीसा से लाई गई थीं। ओडिशा से? हाँ, इसका खुलासा भी तब हुआ जब पुलिस भारत नगर से लापता एक 13 साल की बच्ची को ढूंढ रही थी। ये बच्ची, इसके माता पिता का झगड़ा हुआ था तो वो घर से भागकर मेरठ पहुंच गई थी। ओह, 100 से ज्यादा लड़कियां, ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। ये इस अपराध के पैमाने को दिखाता है, और इसमें उड़ीसा का कनेक्शन महत्वपूर्ण है। अभी हम आगे देखेंगे, उड़ीसा से एक और मामला भी है। हाँ। यहाँ तरीका देखिए, घर से भागी हुई कमजोर अकेली बच्ची, उसको निशाना बनाया गया। विकास नाम के आरोपी ने उसे बहलाया और शामली ले गया। वहां राजीव नाम के शख्स ने पहले तो मना किया, देखा कि नाबालिग है तो शादी से इनकार कर दिया, लेकिन विकास ने उसने नकली आधार कार्ड बनवा लिया, उम्र 18+ दिखा दी। नकली आधार कार्ड? हाँ, फिर राजीव ने सिर्फ 20,000 रुपए देकर उस 13 साल की बच्ची से शादी कर ली। सिर्फ 20,000? जी हाँ, 20,000। पुलिस ने लड़की को छुड़ा लिया है और राजीव, विकास, आशु और रामनिवास, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ कई बातें ध्यान खींचती हैं। एक तो जैसा आपने कहा, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल। ये पैटर्न हमने एक और मामले में भी देखा, अभी आगे आएगा। जमुई वाले में शायद। हाँ, शायद। दूसरा, कीमत सिर्फ 20,000 रुपए। गोरखपुर में 1.80 लाख थी। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर क्यों है? क्या ये लड़की की बेबसी की वजह से था, या नेटवर्क अलग था, या खरीदार की आर्थिक स्थिति? ये सब जांच का विषय है। और सबसे चिंताजनक बात रिपोर्ट में ये भी है कि शुरुआत में कुछ ग्रामीणों ने इसे सहमति से हुई शादी बताने की कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे इन अपराधों को सामान्य बनाने या छुपाने की कोशिश की जाती है। कितना मुश्किल होता है सच सामने लाना। ये भरोसे का टूटना, ये भी एक डरावना पैटर्न है। हरियाणा के पलवल की खबर देखिए, पत्रिका.com, 18 अगस्त। यहाँ एक 15 साल की लड़की को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही सहेली की मां ने बेच दिया। क्या? सहेली की मां ने? हाँ, सपना गुजर नाम है, उसने 1,20,000 रुपए में बेचा। खरीदार था 25 साल का रॉबी जाट, और सपना ने खुद को लड़की की मां बताया और एक अन्य व्यक्ति को मामा बताकर यह सौदा पक्का किया। अरे, ये तो बेहद चौंकाने वाला है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई कहाँ जाए? सपना गुजर, जो खुद राजस्थान की है और पलवल में रह रही थी, उसने भरोसे का गला घोट दिया। बिल्कुल। और यहाँ पूरी योजना बनाकर काम किया गया है। झूठे रिश्तेदार बनकर सौदा करना। ये दिखाता है कि अपराधी कितने शातिर हो सकते हैं। लड़की 15 दिन तक घर नहीं लौटी, तब जाकर परिवार ने पुलिस अधिकारी नेहा पच्चीसिया से शिकायत की, और तब मानव तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने लड़की को हरियाणा के हुडा क्षेत्र से रॉबी जाट के कब्जे से छुड़ाया। अच्छा, वह बच गई। हाँ, रॉबी ने कबूल भी किया कि उसने पैसे देकर शादी की थी। लड़की ने बताया कि वो 8 दिन से भागने की कोशिश कर रही थी। सपना और रॉबी गिरफ्तार हैं और झांसी और हरियाणा के 2 और लोगों की तलाश जारी है। इस मामले में मानव तस्करी, बलात्कार, अपहरण, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट, इन सब धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसमें जो धाराएं लगी हैं वो मामले की गंभीरता को और बढ़ा देती हैं। हाँ। पॉक्सो एक्ट मतलब ये पुष्टि है कि पीड़िता नाबालिग थी और उसका यौन शोषण हुआ। हाँ। और SC/ST एक्ट का लगना ये इशारा करता है कि पीड़िता की जातिगत पहचान भी शायद उसकी कमजोरी का कारण बनी, जिसके आधार पर उसके साथ अत्याचार हुआ। हो सकता है। ये मामला तो तस्करी, जबरन शादी और यौन शोषण तीनों को बिल्कुल साफ तौर पर जोड़ता है। और रैकेट शब्द का इस्तेमाल
ये फिर से संगठित अपराध की ओर इशारा कर रहा है। दिल्ली वाले मामले में ओडिशा कनेक्शन सामने आया था ना? हाँ बिल्कुल। अब सीधे ओडिशा चलते हैं। 23 अगस्त को odishatv.in की रिपोर्ट है। जाजपुर जिले की कालियापानी पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक नाबालिग लड़की को बचाया है। मध्य प्रदेश से? हाँ, उसे करीब 2 महीने पहले बेचा गया था और जबरन शादी करा दी गई थी और इस साजिश में जाजपुर की ही 2 स्थानीय महिलाओं का हाथ बताया जा रहा है। तो ये दिल्ली वाले मामले के ओडिशा कनेक्शन की पुष्टि करता है एक तरह से। हाँ। और ये दिखाता है कि ओडिशा शायद एक स्रोत राज्य बनता जा रहा है जहां से लड़कियों को तस्करी कर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है। यहाँ फिर से अंतर्राज्यीय नेटवर्क दिख रहा है। ओडिशा से मध्य प्रदेश। पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है। इसमें एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाना, दूसरे राज्य जाकर लड़की को बचाना, आरोपी को गिरफ्तार करना। हाँ, ये जरूरी कदम थे। और ये आश्वासन भी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय साजिशकर्ताओं, महिलाओं पर भी कार्रवाई होगी। ये बहुत जरूरी है। हाँ, अब उत्तर प्रदेश का एक और मामला देखते हैं, मुरादाबाद से। दैनिक जागरण 23 अगस्त। जम्मू तवी एक्सप्रेस में कुछ लड़कियां मिली, उनसे पूछताछ हुई तो एक देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ट्रेन में? हाँ, लेकिन बात सिर्फ देह व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। जांच में पता चला कि इसी गिरोह ने पिछले 2 महीनों में 2 लड़कियों को बेचा था और उनकी शादी अविवाहित युवकों से करा दी थी। एक मामला संभल के रजपुरा का है इसमें। मतलब शादी के नाम पर बेचा, लेकिन शायद आगे देह व्यापार में धकेलने के लिए या सिर्फ शादी के लिए? रिपोर्ट से लगता है कि दोनों तरह के मामले हो सकते हैं। बाल कल्याण समिति यानी CWC ने कांचीराम नगर से एक और बच्ची को भी बचाया है इसी रैकेट से। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या? इससे ज्यादा हैरान करने वाला और क्या हो सकता है? मुख्य आरोपी पिंकी, वो कांचीराम नगर में एक गौशाला की आड़ में ये पूरा रैकेट चला रही थी। क्या कह रहे हैं? गौशाला की आड़ में? हाँ, ताकि किसी को शक ना हो। गौशाला जैसी जगह का इस्तेमाल। इस रैकेट में बिहार और यूपी की वो लड़कियां भी फंसी थीं जो घर से नाराज होकर भाग गई थी। ओ, ये तो वाकई भयावह है। गौशाला की आड़ लेना दिखाता है कि अपराधी समाज में सम्मानजनक दिखने वाली जगहों का भी दुरुपयोग करने से नहीं हिचकते। बिल्कुल। ये मामला तस्करी, जबरन शादी और जबरन वेश्यावृत्ति, इनके बीच के खतरनाक गठजोड़ को उजागर करता है। और ये फिर से दिखाता है कि घर से भागी हुई या किसी भी तरह से अकेली और कमजोर लड़कियां कितनी आसानी से इन गिरोहों का शिकार बन जाती हैं। रिपोर्ट से लगता है कि दोनों तरह के मामले हो सकते हैं। बाल कल्याण समिति यानी CWC ने कांचीराम नगर से एक और बच्ची को भी बचाया है इसी रैकेट से। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या? इससे ज्यादा हैरान करने वाला और क्या हो सकता है? मुख्य आरोपी पिंकी, वो कांचीराम नगर में एक गौशाला की आड़ में ये पूरा रैकेट चला रही थी। क्या कह रहे हैं? गौशाला की आड़ में? हाँ, ताकि किसी को शक न हो। गौशाला जैसी जगह का इस्तेमाल। इस रैकेट में बिहार और यूपी की वो लड़कियां भी फंसी थीं जो घर से नाराज होकर भाग गई थीं। ओ, ये तो वाकई भयावह है। गौशाला की आड़ लेना दिखाता है कि अपराधी समाज में सम्मानजनक दिखने वाली जगहों का भी दुरुपयोग करने से नहीं हिचकते। बिल्कुल। ये मामला तस्करी, जबरन शादी और जबरन वेश्यावृत्ति, इनके बीच के खतरनाक गठजोड़ को उजागर करता है। और ये फिर से दिखाता है कि घर से भागी हुई या किसी भी तरह से अकेली और कमजोर लड़कियां कितनी आसानी से इन गिरोहों का शिकार बन जाती हैं। चकाई पत्थर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी गांव की 16 साल की नन्ही कुमारी, उसे शादी के नाम पर राजस्थान के पुनीत कुमार को बेच दिया गया। फिर राजस्थान? हाँ, सौदा कराने वाले थे गढ़ी थाना क्षेत्र के 2 दलाल, भीमल रविदास और नगीना रविदास। उन्होंने धोखे से लड़की का आधार कार्ड भी ले लिया था। आधार कार्ड फिर से? हाँ, और खबर के मुताबिक लड़की की मां ने बताया कि दलालों ने इस शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे। यहाँ तो पैसों के लेन देन की पुष्टि सीधे खरीदार के परिवार से हो रही है। 2 लाख रुपए, ये अपराध के आर्थिक पहलू को बिल्कुल नंगा कर देता है। हाँ। और आधार कार्ड का धोखाधड़ी से इस्तेमाल, ये पैटर्न हमने दिल्ली वाले मामले में भी देखा था। यानी पहचान बदलकर उम्र छुपाकर अपराध को अंजाम देना, ये एक आम तरीका है इनका। इस मामले में एक और परेशान करने वाली बात है। पीड़िता की मां गिरिजा देवी ने पहले स्थानीय पुलिस से मदद मांगी, लेकिन आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टे दलालों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। अरे! तब जाकर उन्होंने SP से शिकायत की। ये व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। अगर स्थानीय स्तर पर ही मदद ना मिले या पीड़ितों को धमकाया जाए तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, उनका सही तरीके से लागू होना और पीड़ितों को सुरक्षा का एहसास दिलाना भी उतना ही जरूरी है। और एक बार फिर राजस्थान का नाम खरीदार राज्य के तौर पर सामने आ रहा है।
कई मामलों में लड़कियों को राजस्थान ही ले जाया गया। हाँ, ये पैटर्न तो साफ दिख रहा है। तो इन सभी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। गरीब, कमजोर, अक्सर नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, शादी, नौकरी, ऐसे झूठे वादे किए जा रहे हैं और ये सब संगठित तरीके से हो रहा है। कई राज्यों के लोग शामिल हैं, स्थानीय दलाल भी और खरीदार राज्यों में खरीदार भी। बिल्कुल, एक पूरा नेटवर्क है। पैसा एक बड़ा फैक्टर है। नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल आम है और अंत में होता है शोषण, जबरदस्ती शादी, बेमेल शादी और कई मामलों में, जैसा हमने देखा, देह व्यापार तक। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग-अलग अपराधों का संग्रह नहीं है। ये एक व्यवस्थागत समस्या की तरह दिख रहा है। ये संगठित गिरोह समाज की गहरी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। गरीबी, अशिक्षा, अवसरों की कमी और शायद कुछ हद तक लिंग आधारित भेदभाव भी। हाँ, ये सब कारक हो सकते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां, पुलिस, सीबीआई और बाल कल्याण संस्थाएं CWC अपना काम कर रही हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं, बचाव कार्य हो रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी साफ दिख रही हैं। चाहे वो राज्यों के बीच समन्वय की हो, सबूत जुटाने की हो, या फिर जैसा जमुई मामले में दिखा, पीड़ितों तक समय पर मदद पहुंचाने की चुनौती। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इन सब का मतलब क्या है। ये खबरें एक ऐसे भयावह सच को उजागर करती हैं जिसे शायद हम देखना नहीं चाहते। एक अदृश्य लेकिन बेहद सक्रिय नेटवर्क जो हमारी सबसे कमजोर बच्चियों का शिकार कर रहा है, और वो भी शादी जैसे पवित्र माने जाने वाले बंधन की आड़ में। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक बीमारी की ओर इशारा करता है, जिसके लिए सतही नहीं बल्कि गहरे और व्यवस्थागत समाधानों की जरूरत है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इन रिपोर्ट्स में बचाव और गिरफ्तारी की खबरें तो हैं, जो निसंदेह महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके आगे क्या? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इन बचाई गई लड़कियों का भविष्य क्या होता है? क्या उन्हें वो सहारा, शिक्षा और सुरक्षा मिल पाती है जिससे वे दोबारा इस जाल में ना फंसें? और इससे भी बड़ा सवाल, ये तो वो मामले हैं जो सामने आ गए, जो रिपोर्ट हो गए। हाँ, न जाने कितने ऐसे मामले होंगे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंचती ही नहीं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी बुनियादी वजहें हैं, गरीबी, अवसरों की भारी कमी, लैंगिक असमानता, शादी को लेकर कुछ सामाजिक दबाव या सोच, जो इन लड़कियों को इतना असुरक्षित बना देती हैं कि वो मानव तस्करों के लिए आसान निशाना बन जाती हैं।